90 वाला ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले बहुत सारा इंट्रोडक्शन है, वो जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फटाक से आपको बता देता हूँ। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें जस्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी ये बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। सो व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। ये 3 प्रॉब्लम है, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और किस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम। सो देयर आर बेसिकली इन द होल वर्ल्ड 3 टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है। वो है, एक है कैपिटलिस्टिक, दूसरा है सोशलिस्टिक एंड थर्ड इज मिक्स्ड इन नेचर। तो कैपिटलिस्टिक मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज द टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर all the production decisions are taken by the proprietors, or you can say entrepreneurs. It lies with the entrepreneurs. And next is socialistic economy. Socialistic economy, the production decision is completely the task of the government, because in socialistic economy means that it is for the people by the people. Okay, so all the production decision in socialistic economy is taken by the government. And next is mixed economy. So best example of mixed economy you can say is that our India follows mixed economy nature. और ये जो mixed economy होता है उसमें क्या होता है, कुछ सेक्टर्स में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, उस सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में छोड़ दिया जाता है, और कुछ सेक्टर गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है, जैसे कि मेनली डिफेंस सेक्टर एंड ऑल व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एनी कंट्री। तो उस टाइप का इकोनॉमी को we say मिक्स्ड इकोनॉमी। सो बेसिकली वी आर आल्सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म. The Indian government is moving us towards the capitalism. The reason for is that you will see there is always a disinvestment in every sector. रेलवे पहले गवर्नमेंट था, वो क्या हो गया, प्राइवेट होने आस्ते आस्ते हो रहा है। बहुत सारा सेक्टर ऐसे है जो आप देखेंगे कि आस्ते आस्ते प्राइवेटाइज्ड हो गए। And best example of capitalistic economy you can say is that America, okay, and socialistic is China, and there are other countries also, okay. So this was a very, I told you in very much summarized way, थोड़ा सा हल्का सा आपको हिंट दे दिया, नॉलेज दे दिया, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसे बहुत ब्रीफली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग का जो मेन है, वी कम टू इकोनॉमिक प्लानिंग, ओके। सो व्हाट इज दिस इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग इन वेरी सिंपल वर्ड मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज है उसका सही तरीका से यूज करना, इस तरीका से प्लान करना कि जो सारा रिसोर्सेज है वो सही तरीका से यूज हो पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसे समझेंगे कि क्या क्या, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन दिया है, हम उसमें से कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इकोनॉमिक प्लानिंग. After adopting the mixed economy system, the next important step for the government was to revive the poor, backward and stagnant economy inherited from the British rule. So, जब मैंने बताया जैसे आपको कि India is following mixed economy, so as they are following the mixed economy system, so जब इंडिपेंडेंस मिला तो गवर्नमेंट के पास ये चैलेंज था कि इस सिस्टम को फॉलो करते हुए कैसे हम अच्छे से आगे बढ़े, जो कि बहुत इकोनॉमी जो था टोटली स्टैग्नेंट था, रुक चुका था, बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं स्मूथली फ्लो नहीं कर रहा था उस टाइम में। तो हम लोगों ने इस चीज को बहुत फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में देखा कि क्या इंडिया का क्या हालत था और कैसे था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो ये प्लान करना बहुत जरूरी था। कोई भी गोल वी कैन नॉट अचीव विदाउट प्लानिंग, वी कैन नॉट रैंडमाइज थिंग्स एंड अचीव गोल्स। सपोज आपको पढ़ाई करना है, फॉर स्टडीज आल्सो यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग, एवरीथिंग यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। फॉर suppose I am shooting a YouTube video now, for that also I need a proper planning, means I have to deliver you such and such lessons, I have to set my camera like this, I have to see that everything is working properly and going in right direction. So everything needs planning, because if you don't plan you won't ultimately reach to your goal, ठीक है। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग का। So economic planning can be defined as making major economic decisions what, how and for whom to produce.
by the consensus decisions of a determined authority on the basis of comprehensive survey of economy as a whole। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो अगर सिंपल में बोलेंगे तो मैंने क्या बताया, जो whatever resources are there, those resources how you manage, how you allocate those resources to different ways so that you get the best result, that is what your planning is। planning हम इसलिए करते हैं कि इस तरीका से हमें चलना है कि हमें खटनी भी कम करना पड़े, हमें काम भी कम करना पड़े, और हमारा आउटपुट जो है, जो रिजल्ट है, दैट आल्सो कम्स टू ऑप्टिमम लेवल, एकदम अच्छा रिजल्ट है। तो उसी चीज को हम प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। Now, next point is that Industrial Policy Resolution of 1948, the directive principles of Indian Constitution assigned a leading role to public sector. Private sector was also encouraged to be the part of the plan effort. So, इसमें जो economic planning था उसी का point वाइज पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था उसके हिसाब से जो था, पब्लिक सेक्टर को बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया उस टाइम में कि जो मेजर प्रोडक्शन यूनिट है, जो जिस चीज का बहुत जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस और जिसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है उस इंडस्ट्री को खोलने में, उस चीज को आप स्टार्ट कीजिए, और उसके साथ देयर शुड बी अ पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज वेल। ओके, to make economic planning effective, the government of India set up planning commission in 1950 with prime minister as the chairman। ठीक है, तो उस टाइम में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। हर प्लानिंग कमीशन का काम था हर 5 इयर्स के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे कुछ गोल्स बनाना, और उस गोल्स को अचीव करना विद इन दैट 5 इयर्स। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में 5 इयर्स के लिए रहते हैं, तो उस टाइप से उन्होंने 5 ईयर प्लान बोल के बनाना शुरू किया। और हर एक प्लान में एक तो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि बहुत इंक्लूडेड रहता हर समय, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, ये सब बहुत जो कॉमन टॉपिक था वो हर जगह इंक्लूडेड रहता था। ठीक है, तो और उसका चेयरमैन जो था, उसका हेड जो बनाए गए वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। तो ये मोदी गवर्नमेंट आने तक ये क्या था, प्लानिंग कमीशन वाज देयर। नाउ वी हैव नीति आयोग। ओके, the purpose of the commission was to carefully assess the human and physical resources of the country and to prepare the plan for effective use of resources। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हो। उनका काम था कि देखना कि क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल है, क्या क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, और उसे कैसे यूज करें बहुत अच्छे तरीके से। The planning commission fixed the planning period at 5 years, which began the era of 5-year planning। तो 5-year planning उसके बाद से क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ 5-year प्लान। 5-year प्लान का कुछ क्या क्या गोल्स था। तो मैंने बताया आपको कि बहुत सारा चीज था जो हर 5-year प्लान में मोस्टली इंक्लूडेड रहता था। मोस्टली इट वाज इंक्लूडेड इन ऑल दिस 5 years प्लान। सो द गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। सो गोल्स क्या था, the 5-year plan have also taken care to ensure that the weaker section of population benefits from the economic progress of the country। देखिए, जिस आदमी के पास ऑलरेडी पैसा है, the people who are already rich, the people who are already wealthy, वो तो अपने आप ही डेवलप कर जाएंगे, they will see themselves in better way। बट जो गरीब है उनके पास जो रिसोर्सेज है, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल कराना इज अ वेरी टफ टास्क। तो इस वजह से ये प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 एंड एंडिंग एट 31 मार्च 1956। दैट मींस 5 years। ओके, ईच 5-year प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट व्हिच सर्व्ड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिया प्लानिंग। तो ये सब जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो पॉइंट्स था वो बहुत मोस्टली इंक्लूडेड रहता था सारा प्लान में, और ये बेसिक नेचर था जिसके ऊपर में पूरा प्लानिंग ही बेस्ड था। मतलब कि कुछ की पॉइंट्स थे जिसके ऊपर में पूरा प्लानिंग बेस्ड था, जैसे कि ग्रोथ था, डेवलप, मॉडर्नाइजेशन था, सेल्फ रिलायंस था और इक्विटी था। तो इसका मैं बारी बारी करके आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। ग्रोथ मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ एम्स टू इंक्रीज द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। मतलब हम लोग का जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करना, टू यूज द रिसोर्सेज इन बेस्ट वे एंड टू गेट द ऑप्टिमम आउटपुट। उसी चीज को हम लोगों को अच्छी तरीके से ग्रो करना। ठीक है, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। किस तरीका से
मतलब सोशल आउटलुक को चेंज करके, सोशली हमें चेंज होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्टेबिलिटी कर टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर आया है इंडिया में, अब कंप्यूटर लाने का सबसे श्रेय जो जाता है वो राजीव गांधी को जाता है। सो उन्होंने ही बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया है इंडिया में। सी ही वाज वेरी मच यू कैन से वाज सपोर्टिंग ब्रिंगिंग ऑफ computer in India when he was the prime minister. So that time we were not accepting these. There was also many problems arising because people were thinking that they may lose jobs. Yes, obviously due to technology there are certain sectors where people are losing job, but there are also certain sectors where people are gaining job. Okay, but updating technology is also very very important. Now we have self-reliance. Self-reliance मतलब समझते ही हैं, this is not, it has no connection with Reliance industry. ओके, कोई रिलायंस मत सोचिएगा, मतलब सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, ठीक है। एंड अनदर इज इक्विटी। इक्विटी मींस इक्वालिटी, क्रिएटिंग इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। देयर शुड नॉट बी टू मच गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, बट स्टिल दिस टारगेट आई डोंट थिंक इट इज अचीवेबल। इट इज समहाउ इट इज मैनेजेबल, बट अभी तक अचीव नहीं हुआ है इक्विटी, ठीक है। इनइक्वालिटी रिड्यूस करना। चलिए अब थोड़ा इसको इलैबोरेट करके देख लेते हैं। ग्रोथ मतलब क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रोथ, द स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फोर्स्ड द प्लानर टू मेक इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन प्लान। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। तो अपने कंट्री में ही जो गुड्स है उनको प्रोड्यूस करने का जो क्या बोलते हैं कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का सबसे मेन मोटिव था, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी था ऑलरेडी स्टैग्नेंट हो चुका था, बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब रुक सा गया था, कुछ ही नहीं चल रहा था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था और ये बहुत ज़रूरी भी था, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये ज़रूरी नहीं था तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ज़रूरत नहीं था, ठीक है। ग्रोथ इम्प्लाइज ईदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल or a larger size of supporting services like transport and banking, or increase in efficiency of productive capital and services. Growth मतलब क्या होता है? मतलब productive capital मतलब होता है ऐसा कुछ machines हो जिससे हमें कुछ produce करना है, that is known as productive capital. Next is larger size of supporting services like transport or banking. बहुत ही सिंपल है, आप देखिएगा कहीं पे भी एक आपके अगर आसपास में कहीं पे भी आप देखिएगा अगर एक इंडस्ट्री सेटअप होता है उससे क्या होता है, उससे सिंपल सबसे पहले क्या होता है, वो इंडस्ट्री आता है, उसके बाद उसके साथ साथ बहुत सारे वहाँ पे दुकान खुलने लगते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है उस इंडस्ट्री में लोकल वर्कर्स भी काम करने लगते हैं। मैक्सिमम चांसेस होता है कंपनी में, हर कंपनी का जब फैक्ट्री कोई खुलती है तो एक कुछ लॉ से बाइंडिंग होते हैं कि लोकल इतना परसेंटेज लोकल वर्कर्स रखना पड़ता है, तो कुछ लोकल वर्कर्स को काम मिलता है, उनका वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं। एम्प्लॉयड होने के बाद हो सकता है कितने को उन्होंने स्किल ट्रेनिंग भी फिर देते हैं वो लोग, बहुत सारा ऐसा सर्विस सोशल सर्विसेज भी करना शुरू करते हैं, वहाँ पे रोड बनता है, बैंक्स आता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ठीक हो जाता है, तो एक चीज से बहुत चीज ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। दैट इज व्हाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अचीविंग एनी ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज good indicator of economic growth in the language of economies is steady increase in gross domestic product. Steady increase मतलब growth होगा तो obviously gross domestic product increase होगा, क्योंकि आपको पता है gross domestic product मतलब क्या होता है, नहीं पता है तो फिर मैं बता देता हूँ कि gross domestic product means sum total of money value of all goods and services produced inside our country। मतलब जितना भी पैसे में जैसे भी कोई चीज़ है, जैसे पेन हो गया, मैगी हो गया, लाइट हो गया, कोई चीज़ भी, कैमरा हो गया, फोन हो गया, इस सब का जितना भी मनी वैल्यू निकलता है, जब इसको मनीटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, सपोज फोन 13,000 का आया, पेन 5 रुपये का आया, 10 रुपये का आया, या तो कोई और आइटम X रुपीज़ नहीं Y रुपीज़, तो ऐसे करके जब सबको ऐड कर देते हैं, सारे यूनिट्स को ऐड कर देते हैं, उस समय जो वैल्यू निकलता है दैट इज ओनली नोन एज GDP। ओके, सो GDP रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। में बता चुका हूँ, ये मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। GDP ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। तो सारे सेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो एक हम GDP है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया, सर्विस सेक्टर ने कितना सर्विसेज दिया, उसका क्या मॉनेटरी वैल्यू है, जब सबको ऐड करते हैं देन वी अचीव गो टू GDP। तो जैसे ही सब चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ होगा सब सेक्टर में, ऑब्वियसली
एवरी सेक्टर इज इंटर रिलेटेड ऑल्सो, रिमेंबर दैट, हर सेक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है। सो इसीलिए एक का ग्रोथ मतलब इट विल ग्रो अदर सेक्टर्स ऑल्सो। In some country, growth in agriculture contributes more to GDP growth, while in some country, growth in service sector contributes more to GDP growth. Different country में जो contribution है different sector का वो अलग अलग होता है। जैसे कि कोई country में हो सकता है service sector ज़्यादा contribute कर रहा हो, कोई country में हो सकता है agriculture sector ज़्यादा contribute कर रहा हो GDP में, और कोई sector में हो सकता है, कोई country में हो सकता है industrial sector ज़्यादा contribute कर रहा हो agriculture में। तो हमारे इंडिया में जैसे है कि परसेंटेज जरूर है, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का ज्यादा, बट कंट्रीब्यूशन है ज्यादा सर्विस सेक्टर का जीडीपी। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर मेक्स द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। तो वही तो हर एक सेक्टर का जो एडिशन होता है, जो ऐड अप करके जो आता है, उसके बाद ही जैसे एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का सम टोटल करने पर जो आता है, दैट ओनली कम्स कंक्लूजन टू जीडीपी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब मैंने पहले भी बताया कि अपडेटिंग योर टेक्नोलॉजी, अपना टेक्नोलॉजी को अपडेट करना। ठीक है, तो इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सिंपल बात है, हर फील्ड में नया टेक्नोलॉजी लेके आना, दैट वाज द मेन मोटिव ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। हर फील्ड में नया टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा तो हर काम जल्दी जल्दी होगा। जैसे सपोज एक टी शर्ट बनाने के लिए एक मशीन है, तो अगर आप हाथ से बना रहे हैं टी शर्ट, उसमें टाइम लगेगा, दैट इज अ लेबोरियस टास्क। एंड इफ यू मेक इट फ्रॉम मशीन, विद इन एक डाटा फीड कर दीजिए, इतने इतने साइज का हमें चाहिए, इतने इतने साइज का चाहिए, सपोज मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, वो अपने आप बनाता चला जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। और जीडीपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्शन हो दैट इज शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, आफ्टर दैट यू हैव चेंज इन सोशल आउटलुक। Modernization also required change in social outlook such as gender empowerment or providing equal rights to women. A society will be more civilized and prosperous if it makes us use of the talent of women in the workplace. So सोशल आउटलुक भी चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर लाने के टाइम में भी हमें प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था। तो ये जो आउटलुक है, ओवरऑल आउटलुक चेंज होना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी मॉडर्न करने से नहीं होगा, खुद को भी मॉडर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो सोशल आउटलुक है उसमें और एक पॉइंट भी है जो दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू नेवर नो वेयर द ब्राइट माइंड इज देयर। सो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स बड़े बड़े, बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो है, रिफॉर्म्स जो लाए हैं वो सब लेडी है और वुमेन है। तो आप समझ सकते हैं उनके पास उतना ब्रेन अगर यूज नहीं होता तो आज पूरा वर्ल्ड कहाँ होता, isn't it? So that is also very very important. After that we have self-reliance. So self-reliance मतलब होता है depending totally upon yourself, मतलब आत्मनिर्भर। The third major objective is to make economy self-reliant. Self-reliant reliance under Indian condition means overcoming the need of external assistance. In other words, it means to have development through domestic resources. में खुद का रिसोर्स यूज करके जो डेवलपमेंट होता है, दैट इज ओनली अ सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट। हमें किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े, कोई भी प्रोडक्ट के लिए हमें किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब वो हो जाता है देन देयर इज अ यू कैन से एक सोशल आउटलुक भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारे मेड इन इंडिया सारे प्रोडक्ट रहते हैं, तो उस चीज हमें सस्ता में मिलता है और हमारा इकोनॉमी और फास्ट ग्रोथ करता है। ओके, to promote economic growth and modernization, the 5-year plan stressed on the use of own resources in order to reduce our dependency on foreign countries. The policy of self-reliance was considered a necessity because of two reasons. क्यों जरूरी था self-reliance? To reduce foreign dependency. Foreign dependency बहुत रोकना जरूरी है, क्योंकि you never know, वहाँ उनका पॉलिसी चेंज हो जाए, हो सकता है उन्हें पसंद ना आए कुछ, या हो सकता है उनसे हमारा जो रिलेशन है वो थोड़ा खराब हो जाए, तो वो बंद कर दे हमें वो प्रोडक्ट देना, दैट में कॉज प्रॉब्लम टू आवर इकोनॉमी और हमारा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। क्योंकि सिंगापुर इज द बेस्ट एग्जांपल। सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है वेयर एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटलिस्टिक प्रेजेंट ओवर देयर, द एंटरप्रेन्योर्स। मतलब किसी एक बड़े राइटर ने, इकोनॉमिस्ट ने बोला था किसी टाइम में, इफ
in one night, if all the entrepreneurs in the Singapore thinks that we don't want to do business, next day Singapore collapse कर जाएगा, because mostly the companies over there working are from foreign companies. तो उन्हें अगर एंटरप्रेन्योर को लगे चलो मुझे प्रॉफिट नहीं हो, चलो हम लोग सब चलते हैं, तो नेक्स्ट डे सिंगापुर विल बी क्लोज्ड एंड एवरीथिंग विल फिनिश्ड ऑफ. ठीक है, तो वैसा कंडीशन पे नहीं चाहिए. ऐसा कंडीशन चाहिए कि आप देखेंगे जब वर्ल्ड में सब जगह डिप्रेशन होते रहता है, इंडिया इज नॉट सो मच अफेक्टेड because we are trying to build our own economic system where we develop ourselves depending on our own resources, okay, to avoid foreign interference. ये सबसे बड़ा बात है. जो देश आपके कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगे या आपको प्रोडक्ट देंगे तो हर समय इंटरफेयर करते रहेंगे, नहीं आप ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए. सिंपल बात है, आप कहीं पे नौकरी करते हैं, आपको वो अपना बॉस आपको पे करता है, जरूर आप दैट इज उस टाइम का आपको पैसा देता है, बट डज योर बॉस हैज इंटरफेरेंस इन योर लाइफ और नॉट? नहीं, तुमको इतना बजे आना होगा, इतना बजे ही घर जाना होगा. एवरीबडी नोज, आस्क योर पेरेंट्स, दे नो अबाउट इट. सो दिस इज हाउ टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज इक्विटी. The objective of the growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. So it is important to ensure that benefit of economic prosperity are available by all sections, rich as well as poor of the economy. So सबको एक साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा important है. Okay? Only if the government sees only to the rich or only to the poor, that may again cause a problem. In addition to the objective of growth, modernization and self-reliance, equity is also important. According to equity, every Indian should be able to meet his or her basic needs: food, house, education and health care. मतलब गवर्नमेंट देखिएगा फूड के लिए भी एक तो फूड बिल है जो सबको राशन के थ्रू मिलता है, बहुत सारा, किसी को चीनी, किसी को तेल, कुछ मिलता रहता है. दैट इज ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स. हाउस, गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम चलाती है जिसके थ्रू लोन देती है, या तो ऐसे ही पैसा देती है, वो तो बहुत कम में देती है, कुछ की एक रूम आप बनवा लीजिए. ठीक है. हाउस, एजुकेशन, इन गवर्नमेंट स्कूल यू गेट फ्री ऑफ एजुकेशन. हेल्थ केयर फैसिलिटी, यू हैव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि किसी को भी सोसाइटी में अगर वो रिच है तो उसे सारा रिसोर्सेज ना मिले, पुअर को भी रिसोर्सेज अवेल करने का मौका मिले. सो इट इज एवरीबॉडीज राइट इन द कंट्री. That is important. So inequity in the distribution of wealth should be reduced. In short, equity aim to raise the standard of living of all people and promote social justice. So इससे क्या होगा? Social justice बढ़ेगा. Law और equity is also very important because अगर ज़्यादा gap between rich and poor increases, it may cause a problem in the economy and it will not give any solution to the problem. Because अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया है तो आप उस जगह तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां रिच पीपल है, और कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी अंडरस्टूड ऑल this topic very clearly. We discussed together two topics and I gave you some summary about the introduction of this chapter also. So hope you have understood it. If you have understood it, do like the video, share with your friends and